टैली के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या है तो पहले समझो। टैली के अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं, वाउचर्स काटते हैं। पैसा अगर आपके पास आ रहा है तो आप रिसीट वाउचर काट रहे हैं। पैसा अगर आप खर्च कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर काट रहे हैं। अगर कोई भी चीज को खरीद रहे हैं तो परचेज वाउचर काट रहे हैं। कोई भी चीज को बेच रहे हैं तो सेल्स वाउचर काट रहे हैं। अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बैंक से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो जनरल कॉन्ट्रा वाउचर काट रहे हैं। और अगर आप लेजर टू लेजर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो जनरल वाउचर काट रहे हैं। तो जनरली यही सब वाउचर ज्यादातर यूज होता है। लेकिन ये सारा जो हम लोग एंट्री करते हैं वो जाके कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है। और ये एंट्री हम लोग करते क्यों है? एंट्री इसलिए करते हैं कि जब जरूरत पड़े तो हम जो एंट्री किया हुआ जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसको निकाल सके, वो जानकारी को हम लोग निकाल सके। तो बहुत समय अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह का जानकारी निकालना होता है। और वो जानकारी हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में और वो निकालना हो और उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन भी करना हो। तो अगर मैनुअल सिस्टम जहां होता है वहां पे क्या होता है कि आपको फॉर्मेट खुद से बनाना पड़ता है, फिर जानकारी निकाल के सारा कैलकुलेशन करके वहां डेटा खुद से बैठाना पड़ता है। टैली में ये काम बहुत आसानी से होता है। यहां सिर्फ आपको स्टेप याद रखना है कि किस तरह का जानकारी, किस तरह का रिपोर्ट चाहिए, तो वो कहां मिलेगा, वहां जाकर सिर्फ रिपोर्ट खोलिए। वो सारा फॉर्मेट बनाने का काम, सारा कैलकुलेशन करने का काम, किस डेटा को कहां बैठाना है वो काम, वो सब कुछ वो टैली खुद संभाल लेता है। तो आपको सिर्फ टैली में ये सीखना है कि कौन सा रिपोर्ट किस लिए यूज होता है, वो क्या जानकारी देता है, और दूसरा वो रिपोर्ट खुलता कैसा है। तो चलो देखते हैं रिपोर्ट क्या होता है। तो टैली ERP9 क्रिएट बुक ऑफ अकाउंट। टैली ERP9 में क्या होता है? बुक ऑफ अकाउंट्स होता है, ठीक है, जहां पे बहुत सारा जानकारी हम लोग स्टोर करते हैं। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन वाउचर एंटर टिल डेट। और बहुत सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है, वही जो रिपोर्ट होता है, जो कि किसके आधार पर होता है? जो हम लोग वाउचर एंट्री किए हैं आज तक। वी कैन कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड। अब जो रिपोर्ट उसमें बना बनाया था उसको हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। To view the report, the Gateway of Tally menu provide access to all the financial report listed in display menu। तो अगर आपको कोई भी रिपोर्ट देखना है तो रिपोर्ट जनरली कहां मिलता है? गेटवे ऑफ टैली में जो डिस्प्ले नाम का ऑप्शन होता है उसके अंदर मिलता है। कुछ डायरेक्ट भी मिलता है लेकिन मैक्सिमम कहां मिलता है? उसके अंदर मिलता है। अब इसमें अलग अलग तरह का रिपोर्ट होता है। हम लोग को पहले रिपोर्ट समझना होगा, उसका पर्पस समझना होगा, उसका क्या काम है। पहले समझ लिया रिपोर्ट का जरूरत क्यों पड़ता है। रिपोर्ट का दो तीन काम के लिए जरूरत पड़ता है। एक तो जरूरत पड़ता है अपने कंपनी का फाइनेंशियल स्थिति पता करने के लिए, ठीक है, कि मेरा कंपनी में जो वित्तीय लेखा जोखा है वो सही से रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा है, कोई घपला घोटाला तो नहीं हो रहा है, ठीक है। या प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए कि हमको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। या बहुत सारा जानकारी आपको फाइनेंशियल के एंड में सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स होता है, उसके चलते भी आपको बहुत सारा रिपोर्ट निकालना पड़ता है। तो उसी में से एक रिपोर्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक ऐसा रिपोर्ट है जो आप अपने पर्पस के लिए भी निकाल सकते हैं और लास्ट में सरकार को भी इसको देना पड़ता है। अगर आपका कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी है तो ऑडिट के समय आपको यह सरकार को देना पड़ेगा। बैलेंस शीट क्या बताता है? तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक वित्तीय स्टेटमेंट है दैट रिपोर्ट्स अ फर्म फाइनेंशियल पोजीशन एट स्पेसिफिक टाइम। किसी भी समय फर्म का मतलब आपका कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसका फाइनेंशियल पोजीशन मतलब वित्तीय पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, वित्तीय स्थिति कंपनी के अंदर क्या है मेरा, वो पता लगाने के लिए हम लोग काम करते हैं। कि मेरा वित्तीय पोजीशन मतलब क्या होगा कि मेरा कंपनी जो है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसमें जो भी हम पैसा लगाए, पूंजी लगाए, कर्जा लिए, तो वो जो भी पैसा हम लगाए वो सही जगह लगा नहीं लगा, उसमें कोई घपला घोटाला तो नहीं हुआ, कोई पैसा मार तो नहीं दिया, या पैसा जहां लगना चाहिए उसका जगह कहीं दूसरा जगह तो नहीं लगा दिया, ये सब इससे पता चलता है। द टर्म बैलेंस शीट इंप्लाइज दैट द रिपोर्ट शो द बैलेंस बिटवीन टू फिगर। बैलेंस शीट में एक्चुअली इसका नाम बैलेंस शीट इसलिए पड़ा कि उसमें दो फिगर, दो डेटा के बीच में, दो वैल्यू के बीच में वो बैलेंस बताता है, ठीक है। इट शो द बैलेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ फर्म्स एंड ऑनर्स फंड। अब होता है क्या कि ये किस चीज के बारे में बैलेंस बताता है? तो दो चीज के बीच में, एक बताता है एसेट, एसेट बराबर क्या होना चाहिए? लायबिलिटीज एंड ऑनर्स फंड के बराबर होना चाहिए। अब पहले तीनों टर्म को समझो। लायबिलिटी का मतलब होता है कर्ज या उधार, या तो आप डायरेक्टली कर्ज लिया या कहीं आपके ऊपर उधार है। ऑनर्स इक्विटी, जो मालिक, जो भी कंपनी का ऑनर है उसके द्वारा लगाया गया पूंजी, वो क्या कहलाता है? ऑनर्स इक्विटी। और एसेट का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है? तो सिंपल बात यहां पे ये है कि अगर हम एक कंपनी को चलाने के लिए 5 लाख रुपए अपने पॉकेट से लगाए, ठीक है, और 5 लाख रुपए का मान लीजिए कि हम लोन या उधारी कोई भी चीज लिए, तो हम पूंजी कितना लगा दिए? एक तरह से 10 लाख। तो हम अगर 10 लाख पूंजी लगाए हैं तो 10 लाख का हमको काम मेरे कंपनी में दिखना चाहिए, ठीक है। 10 लाख का एसेट दिखना चाहिए। जैसे सपोज हम एक सेंटर ओपन कर रहे हैं,
सेंटर ओपन करने में हम बजट बनाए कि हमको 10 लाख रुपया लगेगा, 5 लाख रुपया हम अपना मेरे पास जो कमाई है, मेरा जो बैलेंस सिस्टम लगाए, 5 लाख रुपया में हो सकता है 3 लाख बैंक से कर्जा ले लिए, 1 लाख किसी आदमी से कर्जा ले लिए अपना दोस्त यार से, 1 लाख रुपया को उधारी सामान ले लिए कहीं से, कंप्यूटर फर्नीचर है कुछ भी, थोड़ा थोड़ा उधारी लगा दिए सब जगह, तो ये लाइबिलिटी हो गया। 5 लाख ऑनर सिक्योरिटी हो गया, और 3 लाख जो बैंक से लोन लिए, 1 लाख किसी आदमी से लोन लिए, और 1 लाख जो तुम्हारा उधारी रखे, ये सब तुम्हारे ऊपर क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तो अगर 10 लाख हम पूंजी लगाए हैं तो मेरे ऑफिस में या मेरा सेंटर में 10 लाख का चीज दिखना चाहिए, 10 लाख का हिसाब हमको मिलना चाहिए कि हम कौन सा पैसा कहां खर्चा किए। अब पता चला कि हम मालिक है, हम तो रोज जाएंगे नहीं, हम अपना कोई एक आदमी रख दिए, 2 आदमी रख दिए, जिसको जिम्मेवारी दे दिए, पैसा दे दिए, भाई तुम सारा काम कराओ, और वो क्या किया कि काम कराया कराया कराया, अब अंतिम होने वाला काम 2 दिन पहले बोलता है कि सर 60,000 रुपया घट गया, 60,000 रुपया और पेमेंट करना। बोले क्यों भाई, हम तो तुमको सब जोड़ जाड़ के दिए थे। नहीं सर नहीं मिल रहा है हिसाब किताब। तो हम बैठेंगे उसको लेके, बोले बैठो हमको बताओ, हम 5 लाख तुमको दिए, ये हुआ, यहाँ उधार ये है, तो तुम पैसा कहाँ कहाँ खर्चा किया। जब वो खर्चा कर रहा था पता चला 60,000 का हिसाब ही नहीं मिल रहा। 60,000 का हिसाब नहीं मिल रहा मतलब जिसको हम पैसा दिए या तो पैसा खा गया, या तो वो कहीं खर्चा किया जिसको लिखा नहीं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो यही होता है कि आप जितना पूंजी लगाए उतना का एसेट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एसेट का मतलब सामान ही नहीं, हो सकता है कि 1 लाख रुपए बच ले कैश में ही, कैश भी तुम्हारा क्या है, एसेट ही है। तो सब मिला के उतना दिखना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे है, मालिक आपका लायबिलिटी ऑनर सिक्योरिटी ज्यादा हो जा रहा है और एसेट कम हो जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी कंपनी में गड़बड़ हो रहा है। तो बैलेंस शीट ही बताता है कि आपका कंपनी में सब कुछ सही सही चल रहा है या नहीं चल रहा, कोई इधर उधर तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। और यही बैलेंस शीट जब गड़बड़ होता है तब सरकार टाइट होता है किस पे, कंपनी पे। आप देखिए कहाँ गड़बड़ हो रहा है। जैसे आज के डेट में सुनते हो ना कि ये भाग गया, वो भाग गया, वो भाग गया, तो ये सरकार को कैसे पता चला कि इसके यहाँ काम गड़बड़ चल रहा है। ऐसे ही पता चलता है, बैलेंस शीट में पता चलता है। करे ये जितना कर्जा लिया बैंक से, जितना कुछ किया, उतना तो उसका पूंजी दिखिए नहीं रहा है, ये तो पैसा कहीं और खर्चा कर दिया है। ठीक है, हम मान लो कि एक फैक्ट्री खोलने के नाम पर पैसा उठा लिए, बैंक से लोन ले लिए, ठीक है, और हम उस पैसा को इधर उधर जमीन खरीद लिए, कुछ कर लिया, अपना पूंजी बना लिया, फैक्ट्री खोले ही। तो फैक्ट्री का जब ऑडिट होगा तो वहां तो दिखेगा कि भाई तुम 50 करोड़ रुपया लिया और यहाँ तुम्हारा 10 करोड़ का सामान दिख रहा था, 40 करोड़ कहाँ गया भाई। तो ये बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है। इसको ओपन कैसे करते बताते हैं। ओपन करना बहुत आसान है, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और रिपोर्ट ग्रुप में ही डायरेक्टली आपको क्या मिल जाता है, बैलेंस शीट मिल जाता है। चलो एक टैली खोलते हैं हम लोग। और कोई भी एक कंपनी जो भी हम लोग पीछे बनाए, चलो जीएसटी वाला जो बनाया है उसी को देख लेते हैं। कोई भी कंपनी में ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। वो हमारा था शर्मा टेलीकॉम, यहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम बताते कोई भी कंपनी जब नहीं आता उसको सेलेक्ट करते हैं, अल्ट F3 सेलेक्ट कंपनी। अब बैलेंस शीट खोलने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कहाँ जाना है, पहले हम लोग यहाँ फाइनेंशियल ईयर सुधार लेते हैं क्योंकि हमारा 23-24 में एंट्री है। तो वहां पे क्लिक करके 23-24 कर लेते हैं इसको। बैलेंस शीट देखो यहीं पे मिलता है, रिपोर्ट्स ग्रुप में जाएंगे, डायरेक्टली बैलेंस शीट पे क्लिक कर देंगे और आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पे जो फिगर दिख रहा है वो फिगर यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये हो गया एसेट और ये हो गया ऑनर सिक्योरिटी प्लस लायबिलिटी। तो यहाँ पे भी देखोगे 16,215 रुपया 60 पैसा तुम्हारा सही है। अगर इसको कोई प्रिंट करने बोले, कोई भी रिपोर्ट कहाँ से प्रिंट होता है, अल्ट P करिए, यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, यस कर दीजिए, ये जूम करिएगा तो इस तरह से क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। आपको ये नहीं समझना है कहाँ क्या हो रहा है, आप एज अ टैली ऑपरेटर आपको सिर्फ ये निकालने आना चाहिए। ये किसका काम होगा कि ये क्या है, सही दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, अगर बैलेंस नहीं भी आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा काम नहीं है। एज अ टैली ऑपरेटर तुमको इसको निकालने आना चाहिए। बाकी वो तुम्हारा अकाउंटेंट जो होगा, तुम्हारे कंपनी का सीए जो होगा, उस खोजेगा तो अगर कुछ गड़बड़ है तो क्या गड़बड़ है, कहाँ गड़बड़ हुआ, तुमको बस इसको प्रिंट करके अगले को दे देना है एज अ टैली ऑपरेटर। ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या होता है और कहां से निकलता है देख लिए। चलो नेक्स्ट रिपोर्ट जो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम साल भर काम किए, साल भर बिजनेस किए, और साल के अंत में, या साल के अंत में छोड़ दीजिए, आप हर महीना के अंत में, हर क्वार्टर के अंत में, हर 6 महीना के अंत में, ठीक है, हर दिन के अंत में या हर 15 दिन के अंत में, कभी भी आप एक पर्टिकुलर पीरियड देके कि यहां से यहां तक के बीच में हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, हमको बताइए। तो अगर आपका कंपनी है और आप अपने कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है जा रहा है, आप परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, उसमें आपका बहुत तरह का खर्च है, तो पैसा जो आया पैसा जो गया उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है।
तो जो पैसा आया और जो पैसा गया, अगर उसका डिफरेंस जो है पॉजिटिव आता है तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आता है तो लॉस है। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा? अब मान लो साल भर पूरा बिजनेस किए, हजारों हजार मान लाखों लाख करोड़ों करोड़ पैसा आया, करोड़ों करोड़ पैसा गया, अब हमको लास्ट में देख रहे हैं हमको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आपको खोलना पड़ता है। ये भी बहुत ईजी होता है। आपको क्या करना है, ये भी तुमको कहाँ मिलेगा? और गेट ऑफ टेल में जाएंगे और सीधे डिस्प्ले ग्रुप में आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए गेट ऑफ टेल देखो है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको डेट दे सकते हैं कब से कब तक चाहिए, जैसे यहाँ है ना F2, F2 दबाएंगे तो पूछेगा कि कब से कब तक का आपको चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलर पीरियड का चाहिए, से पूरा फाइनेंशियल ईयर का दिखाता है, पर्टिकुलर पीरियड का चाहिए तो डेट दे देंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में हमको बताइए। तब यहाँ पे देखो क्या है, ये बता रहा है कि हम परचेस कितना किए थे, 1,71,400 का, बेचे कितना का है, 41,630 रुपए का। अब माल मेरे पास बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,33,000 का। इसका मतलब ये हो गया कि हम खरीदे 1,71,400 का और इधर जोड़ेंगे तो इतना, ये तो मेरा कैश में या पैसा होगा मेरे पास जो हम बेच दिए हैं, और ये हमारा क्या है, इतना का माल बचा हुआ, मतलब अभी अगर जितना में खरीदे उतना भी बेचेंगे तब भी हमको 1,75,400 का एसेट हो जाएगा। इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया, 4,000, अभी तक 4,010 रुपया का मेरा प्रॉफिट है। और एक लॉस रहता तो लॉस इस साइड दिखता तुमको, ठीक है। तो इसको भी प्रिंट कर सकते हैं। ये कैसा प्रिंट होता है, फाइल में जाएंगे प्रिंट कर देंगे, देखो वो इस तरह से भी ये भी प्रिंट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सारा प्रिंट कर करके आपको ऑडिट के समय लगाना पड़ता है डॉक्यूमेंट के अंदर, फाइल के अंदर। ये तुम्हारा कैसे प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे एक और रिपोर्ट होता है, जो रिपोर्ट उसको बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट। ये क्या चीज होता है, तो ये भी यहीं से खुलता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर होता है, ये थोड़ा सा आगे बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, संस्था होता है जो नॉन प्रॉफिट बेस्ड होता है। जैसे एक हो गया कि कोई कंपनी चला रहा है, भैया पैसा उसका प्रॉफिट होगा, हम उससे फायदा कमाएंगे, हम अपना उसका यूज करेंगे पैसा का। अब कुछ ऐसा संस्था होता है जो समाज सेवा के लिए, ट्रस्ट, एनजीओ इस तरह का होता है, जिसमें जो पैसा आता है वो किसी के पॉकेट में नहीं जाता। अभी हम एक कंपनी चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, इससे जो भी प्रॉफिट होगा मेरा पॉकेट में जाएगा, उसको हमको जहां मन वहां हम खर्चा करेंगे, हमको मन अपना घर का भाड़ा देंगे, हम घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, घर का राशन खरीदेंगे, राशन मेरा, वो मेरा मर्जी है। प्रॉफिट हो गया, हम प्रॉफिट का टैक्स चुकाएंगे और पूरा पैसा मेरा। लेकिन बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, संस्था होता है, जो कि संस्था तो होता है लेकिन उसमें किसी को कोई उसका जो प्रॉफिट होता है वो किसी के पॉकेट में नहीं जाता, वो संस्था का ही होता है। जैसे इसको तुम लोग सुनोगे एनजीओ होता है, ट्रस्ट होता है, बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारा हॉस्पिटल्स है जो ट्रस्ट चलाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे तुम लोग के आसपास में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, तो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कोई मालिक नहीं है, समझ में आ रहा है। वहां पे क्या होता है कि एक तुम्हारा वनांचल शिक्षा समिति नाम का एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट उस स्कूल को क्या करता है, चलाता है। तो वो क्या किया, भाई स्कूल चला रहा है, अब उससे मान लो बच्चों का फी आ रहा है, खर्चा कर रहा है, खर्चा करके हर महीना मान लो 2 लाख 3 लाख रुपया बच जा रहा है, तो 3 लाख रुपया किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा, 3 लाख रुपया कहाँ रहेगा, उस स्कूल का खाता खुलता है, स्कूल के खाता में ही जरा वो स्टोर रहता है, जितना प्रॉफिट होगा स्कूल खाता में होगा, और वो पैसा वापस उसी स्कूल में नया क्लासरूम बनाने के लिए, नया कंप्यूटर लगाने के लिए, नया और स्टाफ रखने के लिए, या स्कूल का मेंटेनेंस के लिए वो स्कूल पे ही खर्च होगा, या फिर दूसरा स्कूल खोलने के लिए खर्च होगा, या स्कूल के नाम से और जमीन खरीद लेना बगल में, कुछ भी करना, वो स्कूल का पैसा स्कूल में ही खर्च होगा, वो किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा। और उस तरह का संस्था को चलाने के लिए ट्रस्ट बनाया जाता है। ट्रस्ट में क्या किया जाता है, लोगों को जोड़ा जाता है समाज से, और उसमें समाज से ही किसी लोग को अध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, किसी को सेक्रेटरी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सेक्रेटरी, हाँ सचिव बनाया जाता है, और कुछ मेंबर्स बनाया जाता है समाज का लोग, गणमान्य लोग को, और वही लोग मिलकर पूरा ट्रस्ट को चलाता है। ठीक है, वही लोग डिसाइड करता है कि हाँ भाई अब अकाउंट में 10 लाख रुपए हो गया, इसका क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है, इसका क्या करना है। और उसमें भी मजेदार बात यह कि जो लोग ट्रस्ट का मेंबर होगा उन लोग को भी एक पैसा भी नहीं मिलता, वो एक तरह से सामाजिक कार्य में वो अपना समय देते हैं। तो उस तरह का जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको भी सरकार को हिसाब देना पड़ता है, तो होगा ना कि हमको, हम मान लो कि देखिए भाई, और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जो उस तरह का ट्रस्ट, उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। अभी हम कोई अगर स्कूल खोलते हैं और वो प्रॉफिट बेस्ड स्कूल खोलते हैं, तो हमको जितना पैसा हम कमाएंगे हमको उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो हम टैक्स क्यों देंगे, तो लोग क्या करेगा, तो बदमाशी कर सकता है ना, वो क्या करेगा कि ठीक है वो ट्रस्ट बना लेगा झूठ मूठ का और स्कूल खोल देगा, और उसका जो पैसा आएगा अकाउंट में, अकाउंट से साइन करके निकाल लिया। तो इसलिए सरकार को हिसाब देना पड़ता है, ये नहीं कि आप ट्रस्ट बना के आप उसमें पैसा खा रहे हैं और इनकम टैक्स नहीं भर रहे हैं।
तो इसलिए क्या होता है कि सरकार को हर साल उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना हिसाब किताब देना पड़ता है कि हमको कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना पैसा मेरे पास बचा हुआ, तो फिर हमको बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा कितना पैसा मेरे पास है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि निकाल के हम खा गए। तो वही चीज होता है क्या, इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट। इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट वैसा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है जो कि नॉन प्रॉफिट बेस्ड है, एनजीओ टाइप का जो होता है या ट्रस्ट है, वो लोग को निकाल के सरकार को बताना पड़ता है। अब ये रिपोर्ट कैसे खुलेगा, तो ये रिपोर्ट जो होता है यहीं से खुलेगा, ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस यहीं से खुलेगा, लेकिन इसके जगह पे इनकम एंड एक्सपेंस आ जाएगा। और इसके लिए करना क्या पड़ता है, उसको चेंज करने के लिए जो वैसा कंपनी होता है वो प्रॉफिट लॉस को हटा के उसके जगह पे क्या ला देता है, इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट लाता है। कैसे लाता है, गेटवे ऑफ टैली F11 में गए, फिर कहा जाना अकाउंटिंग फीचर में, अकाउंटिंग फीचर में चले गए, कंपनी ले लेंगे, और इसी में एक ऑप्शन होता है इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको क्या करना होगा, यस। इसका मतलब क्या बता रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के जगह पे, इंस्टीट्यूट ऑफ का मतलब क्या होता है, जगह पे आप क्या दिखाइए, इनकम एंड एक्सपेंस दिखाइए। यहाँ यस करके एंटर 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 कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, इससे तुम्हारा देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या दिखने लगा, इनकम एंड एक्सपेंस दिखने लगा। इनकम एंड एक्सपेंस में जाएंगे, एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे देखो जहां प्रॉफिट दिखा रहा था उसके जगह पे क्या दिखा रहा है, पहले तो यहाँ पे देखो इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट दिखा रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे, और यहाँ पे दिख रहा है एक्सपेंस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जितना आप खर्च किए उससे ज्यादा आपको एक्सेस इनकम हो गया, तो यहाँ इनकम बता रहा, प्रॉफिट नहीं बता रहा। तो ये इस तरह का रिपोर्ट अगर इसको प्रिंट करोगे तो कैसा प्रिंट होगा, देखो वैसे ही प्रिंट होगा सब कुछ, बस सिर्फ यहाँ पे ऊपर में क्या लिखा रहेगा, वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट लिखा रहता, तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट, और यहाँ पे एक्सेस इनकम दिखाएगा प्रॉफिट के जगह पे, जबकि वहां पे प्रॉफिट दिखाता था। तो ये दो तरह का कंपनी होता है, प्रॉफिट बेस्ड होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस रहने देगा, अगर एनजीओ ट्रस्ट या ऐसा कुछ नॉन प्रॉफिट बेस्ड है, जो हॉस्पिटल चला रहा है, स्कूल चला रहा है, कोई संस्था चला रहा है, जिसमें एक पैसा आ रहा है, इसको बच्चा से पैसा ले रहा है, फ्री में नहीं कर रहा है, पेशेंट से इलाज कर रहा है, उसे पैसा ले रहा है, लेकिन वो खर्चा वर्चा करने के बाद, टीचर को सैलरी देने के बाद, सब कुछ करने के बाद पैसा जो बच रहा वो ट्रस्ट के अकाउंट में वापस उसी फिर संस्था पे खर्च होगा या किसी सामाजिक कार्य में खर्च होगा, वो किसी के पॉकेट में नहीं जाएगा। फिर भी उसको भी सरकार को हिसाब देना पड़ता है, और सरकार को हिसाब देते समय वो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह पे क्या निकालता है, इनकम एंड एक्सपेंस रिपोर्ट निकालता है। उसके बाद ये वाला रिपोर्ट तुम लोग बहुत बार देखे हैं, स्टॉक समरी रिपोर्ट। स्टॉक समरी रिपोर्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप कोई ट्रेड का काम कर रहे हैं, जहां पे आप कोई भी चीज को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप उसको स्टॉक में स्टोर करते हैं। तो अगर आपको स्टॉक का जानकारी लेना है कि मेरे स्टॉक में कौन सा सामान है, कितना सामान है, ठीक है, तो उस चीज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्टॉक समरी रिपोर्ट का। स्टॉक समरी रिपोर्ट भी आपको यहीं पे मिल जाता है, कहां पे, यहां जाएंगे हम लोग, और यहीं पे तुमको डिस्प्ले ग्रुप में ही क्या मिलता है, स्टॉक समरी रिपोर्ट एंट्री कर देंगे। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ग्रुप वाइज दिखाता है। अगर तुमको क्या दिखाना, आइटम वाइज देखना है, आइटम पे क्लिक कर देंगे, देखो आइटम वाइज दिख रहा है, जो सामान बेचे उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है, सो प्रॉफिट कर देंगे तो सबका देखो बताएगा, डेटा केबल कितना बेचे, एक पीस किस रेट में बेचे, इतना वैल्यू, इतना कंजप्शन, हम लोग पैसा कितना लगाए थे 120 रुपया, बेचे कितना 130 रुपया में, तो फायदा कितना हुआ 10 रुपया, तो इसमें हमको परसेंटेज के साथ देखिएगा तो कितना परसेंट हमको फायदा हुआ है। तो ये देखो स्टॉक का पूरा डिटेल रिपोर्ट भी आ जाएगा, इसको हम कितना बेच दिए हैं, उसमें कितना पैसा आया है, कितना में खरीदे थे, तो कितना हमको फायदा हुआ, ये पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट आ जाएगा। तो पहले या तो ग्रुप करना है तो ग्रुप वाइज कर सकते हैं, अगर आपको प्रॉफिट हटाना तो प्रॉफिट हटा सकते हैं, फिर हमको ग्रुप वाइज नहीं आइटम वाइज देखना तो आइटम वाइज कर देंगे, प्रॉफिट भी देखना तो प्रॉफिट वाइज कर देंगे, गोडाउन टाइप बहुत सारा चीज होता है कि किस तरह का गोडाउन का डिटेल देखना। तो खैर यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टॉक समरी रिपोर्ट कैसे खोलेंगे, और उसमें कुछ कुछ चीज कस्टमाइजेशन भी बता दिए, डिटेल। अब देखो इसमें क्या हो गया, हर आइटम का पूरा डिटेल दिख रहा है, तो इस तरह से स्टॉक समरी रिपोर्ट भी खोल सकते हो। तो 3 रिपोर्ट देखे हम लोग, कौन कौन सा, बैलेंस शीट, 4 रिपोर्ट देख लिए, बैलेंस शीट देख लिए, प्रॉफिट एंड लॉस देख लिए, इनकम एंड एक्सपेंस देख लिए, और स्टॉक समरी देख लिए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कुछ और भी रिपोर्ट्स, जो छोटा छोटा रिपोर्ट है जो हम लोग को काम में आता है।